आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। जो एनपीए की गाइडलाइंस है ना, दीज आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ये वाली गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो गाइडलाइंस है दैट्स रिलेटेड टू टर्म लोन। लेट मी क्लियर ऑफ द स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पॉइंट्स है, राइट। तो उन सभी पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट्स रिलेटेड टू द टर्म लोन्स। अब टर्म लोन के केस में क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है। अब इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होता है प्लस इंटरेस्ट भी होता है। सो अगर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का ओवर ड्यू हो गया, राइट, ओवर ड्यू हो गया एंड वो SMA 2 के स्टेटस से ज्यादा हो गया, तो वी से इट टू बी NPA, ये राइट। तो उसमें वही रहेगा, SMA स्टेटस एप्लीकेबल रहेंगे, SMA 0 1 2 एप्लीकेबल रहेगा। सिंपल एज दैट। फिर दूसरा सिनेरियो जो मेजर सिनेरियो है दैट्स रिलेटेड टू द CC लिमिट एंड द ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब CC के केस में ना हम टर्म यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि अगर आपकी CC लिमिट या आपके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट आउट ऑफ ऑर्डर रहती है फॉर 90 डेज और मोर, देन इट इज टर्न टू NPA, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। नाउ व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर? लेट्स से फर्स्ट कंडीशन रहती है वेयर योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जहां पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है डेट इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट और द ड्राइंग पावर। अब पहली कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन ही समझनी बहुत जरूरी है। सैंक्शन लिमिट क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से बैंक है XYZ, इसने एक लोन दिया एक शॉपकीपर को, CC लिमिट, ये 10 लाख की लिमिट अप्लाई करने गया पर्सन, लेकिन बैंक ने बोला आपके पास टोटल स्टॉक आप कह रहे हैं 10 लाख का मेंटेन होगा, हम 25% का मार्जिन मेंटेन करेंगे, हम आपको 7.5 लाख रुपए का ये CC लिमिट सैंक्शन कर देते हैं। नो, ये 7.5 लाख जो है ना, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो ये पर्सन ड्रॉ कर पाएगा इस CC लिमिट अकाउंट से किसी भी टाइम के ऊपर। इससे ज्यादा अमाउंट ड्रॉ कर ही नहीं सकता। ये सैंक्शन लिमिट है। दिस 7.5 लाख इज द सैंक्शन लिमिट। ये सैंक्शन लिमिट होगी। अब बैंक जो है ऑफिसर एक्सपो यहां पर इंस्पेक्शन करने जाते हैं एंड दे फाइंड आउट कि ये तो 10 लाख का स्टॉक मेंटेन ही नहीं कर रहा एंड द पर्सन इज जस्ट मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ 7 लाख रुपीज। तो ये कहते हैं कि आपको इतनी लिमिट नहीं दे सकते, हम अलाउ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जो है स्टॉक कब मेंटेन कर रहे हो, आप स्टॉक के प्रोपोर्शनेटली आपको लिमिट देंगे। तो ये कहते हैं कि 7 लाख का आपका स्टॉक है, ठीक है, तो 25% मार्जिन बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दो, हम आपको 5,25,000 रुपए की लिमिट दे देते हैं ये अभी यूज करने के लिए। देखो आपकी सैंक्शन लिमिट 7.5 लाख की है, लेकिन अब जो पैसा निकलवा पाओगे ना, वो आप 5,25,000 तक का मैक्सिमम ड्रॉ कर पाओगे, उससे ऊपर नहीं कर सकते। अब ये जो लिमिट विद इन सैंक्शन लिमिट बना दी गई है, दिस इज सेड टू बी DP, दैट इज अ ड्रॉइंग पावर। ठीक है, तो ये ड्रॉइंग पावर जो है वो सेट कर दी गई है टू द लोअर वन। सो ड्राइंग पावर could be lesser than or maximally could be equal to the sanction limit, could be lesser than or maximally be equal to the sanction limit, not more than that, right? तो ये पहला सिनेरियो है। दूसरी चीज है कि नो अमाउंट इज क्रेडिटेड, नो क्रेडिट इन द लास्ट 90 डेज। अगर कोई क्रेडिट ही नहीं होता, अगर कोई अमाउंट क्रेडिट ही नहीं हो रहा, तो उसे हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर है। एंड इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज, वी से कि NP में डाल दो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दो, राइट। थर्ड जो है, अमाउंट क्रेडिट तो करा है, क्रेडिटेड तो है, बट नॉट मोर देन डेबिट्स, नॉट मोर देन डेबिट्स, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जितना अमाउंट डेबिट हुआ, लेट्स से इंटरेस्ट था, प्रोसेसिंग चार्जेस थे और थे, जितना आपने डेबिट हुआ उस अमाउंट से ज्यादा क्रेडिट नहीं हुआ। लेट्स से डेबिट हुआ 15,000 और आपने क्रेडिट किया 12,000, फिर भी उसको यही करेंगे कि भाई रिकवरी नहीं हुई 90 डेज में, राइट। सो इन वजह से, इस वजह से जो आपका अकाउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू स्टॉक स्टेटमेंट नहीं सबमिट करी। स्टॉक स्टेटमेंट लेट्स से मैंडेटरी थी, ये नॉन फाइनेंशियल रीजन तो है, लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके ने जमा नहीं करी हैं। अगर आप 3 महीने से ज्यादा आप जमा नहीं करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर, उसके बाद कंसिडर होता है एंड उसके बाद 90 डेज के बाद क्या होएगा, NP हो जाएगा। उसके बाद 90 डेज के बाद NP हो जाएगा। क्लियर?
फिर बात आती है बिल डिस्काउंट के बारे में। नाउ बिल डिस्काउंट इज समथिंग रिलेटेड, लेट्स से ए पर्सन ने बिल ड्रॉ किया बी पर्सन के ऊपर, और बी पर्सन ने एक्सेप्ट करके पर्सन ए को वापस दे दिया। पर्सन ने चला गया बैंक के पास और जाके कहता है पैसे दे दो, बैंक ने इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, राइट। अब यहां पर क्या हुआ कि जो बैंक है जो बैंक है ये लेने के लिए गया पैसे, अब इस पर्सन ने पैसे वापस नहीं किए, ड्यू डेट के ऊपर पैसे वापस नहीं किए, ओवर ड्यू हो गया। नाउ द ओवर ड्यू पीरियड इज मोर देन 90 डेज, तो ये बिल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा, राइट। फिर आता है केस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नाउ दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एग्रीकल्चर के केस में क्या होती है, क्रॉप्स होती हैं। तो क्रॉप या तो दो कैटेगरी में बांटी गई है, या तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वो होती है जहां पर क्रॉप सीजन जो होता है डेट इज अप टू 1 ईयर। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जहां पर क्रॉप सीजन हार्वेस्टिंग जो हो रही है अप टू 1 ईयर में हो रही है, और जहां पर लॉन्गर देन 1 ईयर है उसे हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं, एलडीसी कहते हैं, राइट। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के केस में अगर इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है दो क्रॉप सीजन से ज्यादा तो उसे एनपीए में डाल देते हैं। इफ इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन देन वी से टू बी एनपीए, उसको एनपीए में डाल देंगे। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है ऑफ 1 क्रॉप सीजन तो उसे हम एनपीए में डाल देंगे। क्लियर विद इट, क्लियर विद इट। सो दैट्स अ मेन पॉइंट रिलेटेड टू इट। इसके आगे वाले पॉइंट्स को मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। लाइक स्टैंडर्ड अकाउंट, जो अकाउंट इन ऑर्डर है उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द स्टैंडर्ड अकाउंट। सब स्टैंडर्ड अकाउंट जब आपका लोन अकाउंट अब एनपीए हो चुका है तो पहली जो कैटेगरी होगी दैट विल बी रिलेटेड टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। जो सबसे पहली कैटेगरी वो सब स्टैंडर्ड एसेट की है, सब स्टैंडर्ड एसेट की है। और उससे अगली कैटेगरी, अब 12 महीने सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा और 12 महीने के बाद किस में आ जाएगा, डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। डाउटफुल में फर्दर 3 टाइप्स हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, राइट। एंड उसके बाद डाउटफुल 1 में कितना टाइम रहता है, 12 महीने के लिए डाउटफुल 1 में, 24 महीने के लिए रहता है डाउटफुल 2 में, एंड फर्दर फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए किस में रहेगा, ग्रेटर देन 36 मंथ्स किस में रहेगा, डाउटफुल 3 कैटेगरी में रहेगा लोन। एंड अगर तो उसको राइट ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, फिर तो आपकी बैलेंस शीट से हट जाएगा, बुक से हट जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको राइट ऑफ नहीं किया और आपका जो ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर या जो एक्सटर्नल ऑडिटर है या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो कहता है कि नहीं भाई इस अकाउंट को अपनी बुक्स में मेंटेन करो, तो उसे लॉस एसेट कैटेगरी में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड लॉस एसेट जो है दैट्स अ लास्ट रिजॉर्ट, एंड वहां पर भी लॉस ही लॉस है, यानी कि आपने लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हो, भाई लॉस है ये, राइट। तो वो सिनेरियो रहता है। सो अभी तक का बता देता हूं, वी कवर्ड एक्चुअली ओनली अ फ्यू गाइडलाइंस रिलेटेड टू इट। एक हमने पढ़ा था कि टर्म लोन्स आपके कब एनपीए होते हैं, दूसरा सीसी और ओवरड्राफ्ट के केस में आउट ऑफ ऑर्डर कंडीशंस क्या होती हैं, एंड बिल अकाउंट कब आपके एनपीए होते हैं, एंड एग्रीकल्चर अकाउंट जो है वो आपके कब एनपीए होते हैं, दैट्स इट। अभी तक हमने सिर्फ इस टॉपिक को कवर किया था। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द डेफिनेशन कि किस तरह से जो अकाउंट है वो आपके चेंज होते हैं। लाइक आपका सबसे पहले अकाउंट स्टैंडर्ड होता है, फिर इरेगुलरिटी शोकेस होती है, तो वो एसएमए स्टेटस आपको शोकेस करेगा, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट स्टेटस शोकेस करेगा। इट विल आइदर बी एसएमए 0, एसएमए 1 या फिर एसएमए 2, राइट। तो ये स्टेटस आपके पास रहेगा। एंड आफ्टर दैट अगर आपका अकाउंट फिर भी रिकवर नहीं हो पाया, आपके इरेगुलरिटी अभी भी है, तो वो अकाउंट आपका सब स्टैंडर्ड एसेट जो है वो यहां पर बन जाएगा। अब सब स्टैंडर्ड में अकाउंट आपका रहता है फॉर द 12 मंथ्स पीरियड, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के पीरियड के लिए इट विल बी अंडर द सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी। एंड 12 महीने के बाद आफ्टर द 12 मंथ पीरियड इट्स गोइंग टू रिवाइव। अगर रिवाइव कर गया फिर तो स्टैंडर्ड में चला गया, अगर रिवाइव नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है वो चला जाएगा डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में। किसमें, डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में। और डाउटफुल में फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, डाउटफुल 1, 2 एंड 3। और डाउटफुल 1 में एसेट जो है वो रहता है 12 महीने के लिए, डाउटफुल 2 में एसेट रहता है 24 मंथ्स के लिए, और डाउटफुल 3 में ग्रेटर देन 36 मंथ्स, यानी कि अगर 36 महीने रह लिया ना डाउटफुल में, तो उसके बाद वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए डाउटफुल 3 में रह सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। या तो आप लोन को इस पॉइंट पर आकर के राइट ऑफ कर देते हो कि भाई अब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डाल देंगे एंड उसको अपनी बैलेंस शीट से वाइप ऑफ ही कर देंगे, या तो ये हो गया। या फिर आप क्या करते हो, उसको लॉस एसेट की कैटेगरी जो कि अगली कैटेगरी है एनपीए से रिलेटेड, आप उसमें उसको डाल देते हो। तो इस तरह से आप बेसिकली क्या करते हो, एनपीए अकाउंट के साथ डील करते हो। क्लियर है ये पार्ट।
यहां तक की चीजें क्लियर होगी है, राइट? सो दिस इज अ जर्नी जो एक एनपीए अकाउंट फॉलो करता है, जो एक एनपीए अकाउंट फॉलो करता है, दिस इज अ जर्नी टू बी फॉलोड, राइट? एंड अब यहां पर देखो, हमने समझना है प्रोविजन जो कि हमें कवर करनी होती है एज पर द आईआरएसी नॉर्म्स, यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें एसेट क्लासिफिकेशन भी करनी होती है और हमें प्रोविजनिंग भी निकालनी पड़ती है, यानी कि प्रोविजनिंग को भी अप्लाई करना पड़ता है। एंड प्रोविजनिंग इज इवन मेंटेन्ड फॉर द स्टैंडर्ड अकाउंट, जो आपके स्टैंडर्ड लोन अकाउंट्स भी होते हैं ना, इवन उसके लिए भी आप प्रोविजनिंग को मेंटेन करते हो। अगेन टेलिंग यू दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, राइट? तो स्टैंडर्ड एसेट के लिए भी इवन आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो प्रोविजन को। एक आइडिया देता हूं आपको, जहां कहीं भी कैटेगरी डिफाइंड नहीं है, यानी कि अदर कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड लोन है, वहां पर 0.40% का आपको प्रोविजन मेंटेन करना होता है। एंड लेट्स से इफ इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एग्रीकल्चर या फिर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, तो आपको 0.25% का प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर ये कैटेगरी जो है वो रिलेटेड है टू द सीआरई, कमर्शियल रियल एस्टेट से, तो 1% का प्रोविजन मेंटेन करेंगे। और अगर कैटेगरी है सीआरई आरएच, यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग है, तो 0.75% का प्रोविजन मेंटेन करेंगे। और इसी तरह से अगर टीजर हाउसिंग लोन है, टीजर हाउसिंग लोन के केस में क्या होता है कि आपको शुरू के जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि शुरू के जो साल होते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर कम चार्ज किया जाता है, एंड देयर आफ्टर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा चार्ज किया जाता है, राइट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता होता है, इन केस जब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ना, तो उस टाइम पर आपको जो प्रोविजनिंग मेंटेन करनी होती है टीजर लोन्स के लिए, डेट इज 2%। 2% की प्रोविजनिंग आपको मेंटेन करनी होती है। क्लियर विद इट? ये पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक, राइट? सो ये स्टैंडर्ड लोन्स के लिए है। अब बात करते हैं सब स्टैंडर्ड्स के लिए। अब सब स्टैंडर्ड अकाउंट कैटेगरी क्या होती है? व्हाट इज द सब स्टैंडर्ड अकाउंट कैटेगरी? तो जब आपका लोन 90 डेज के लिए, टर्म लोन की बात कर रहा हूं, अगर 90 डेज के लिए अगर आपका ओवर ड्यू हो चुका है, रिकवरी नहीं हुई है या सफिशिएंट रिकवरी नहीं हुई है, तो आपका अकाउंट जो होगा वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, राइट? अब उस टाइम पर यू विल बी लुकिंग इनटू द फैक्ट कि आपके लोन अकाउंट में शुरू से, यानी कि अब इनिशियो जब से आपने लोन सैंक्शन किया था, उस पॉइंट से लेकर के वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल थी। सबसे पहले आप इस चीज को चेक करोगे, डेट अब इनिशियो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल। अब इनिशियो का मतलब क्या होता है? जब से आपने लोन सैंक्शन करा था, जिस पॉइंट से, लेट्स से 2020 में लोन सैंक्शन करा, तो आप तब की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को चेक करोगे कि उस टाइम पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या थी। एंड अगर आपकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है, आपकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है, इफ इट इज लेसर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अगर आपका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपकी जो थी वो लेस देन और इक्वल टू 10% थी ऑफ द टोटल अमाउंट, राइट? तो उसके केस में हम उसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि अगर मान लो लोन अमाउंट जो है वो मेरे पास 20 लाख का है, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो मेरे पास शुरू से थी वो 2 लाख रुपए तक की थी, वो 2 लाख रुपए तक की थी, देन आई विल बी सेइंग व्हाट, आई विल बी सिंपली बी सेइंग कि ये लोन अनसिक्योर्ड लोन है। किसका एक्सपोजर जो है लोन का वो अनसिक्योर्ड है, तो उस सिनेरियो में हम उसे कह देते हैं दैट दिस इज अनसिक्योर्ड, फिर उसे अनसिक्योर्ड काउंट करते हैं। और अगर यहीं पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन 10% हो जाए, तो उसे हम एक्सपोजर को क्या कहते हैं? वी से सच लोन टू बी द सिक्योर्ड लोन, तो उसको सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। क्लियर विद इट? ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? प्लीज कंफर्म, काइंडली डू कंफर्म, राइट? तो ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बेस पर आपने डिफाइन कर दिया। अब प्रोविजनिंग जो होती है उसी हिसाब से होती है। जहां पर सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड होगा वहां पर प्रोविजनिंग होती है 15% की, जहां पर अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड होता है वहां पर प्रोविजनिंग होती है 25% की। ठीक है, मैं आपको फर्दर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, डोंट वरी। देन इसके बाद कैटेगरी आती है डाउटफुल एसेट की, यानी कि सब स्टैंडर्ड में रहने के बाद आपका अकाउंट फर्दर आगे चला जाएगा, किसमें? डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी कि अब आपका एनपीए जो है वो रह चुका है 12 महीने से ज्यादा के टाइम के लिए, यानी कि 12 महीने तो कम से कम रह चुका है, उसके बाद ही वो डाउटफुल में जाएगा, राइट? और डाउटफुल में फर्दर क्या होती है? 3 कैटेगरीज होती हैं। और अब आप वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को नहीं देखते,
डाउटफुल के केस में यू लुक एट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी। या तो आप रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देखते हो या फिर शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी देखते हो, एंड यू आर हैविंग द कैटेगरी लाइक DF1, DF2 एंड DF3, यानी कि डाउटफुल कैटेगरी 1 है, डाउटफुल कैटेगरी 2 है, डाउटफुल कैटेगरी 3 है। और अब यहां पर जो परसेंटेज रहता है वो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर अलग रहता है और शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी के ऊपर अलग रहता है। जैसे मान लो कि 10 लाख का लोन था, 10 लाख के लोन में आपके पास प्राइमरी सिक्योरिटी अवेलेबल है 5 लाख रुपए की और कोलेटरल सिक्योरिटी अवेलेबल है 3 लाख रुपए की। तो आपका टोटल सिक्योर्ड एक्सपोजर हो गया 5 + 3, 8 लाख रुपए का। तो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी होगी? 8 लाख रुपए की होगी। और शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी कितना हो गया? 2 लाख रुपए का। यानी कि टोटल एक्सपोजर 10 का था, सिक्योर्ड है 10, सिक्योर्ड है 8, तो बीच में से अनसिक्योर्ड कितना बच गया? जो शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी वो है 2 लाख का। ठीक है, तो उनके ऊपर अलग अलग प्रोविजन आप कैलकुलेट करेंगे। लाइक रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के लिए फॉर द DF1 द प्रोविजनिंग इज टू बी कैलकुलेटेड एट 25%, एंड DF2 के लिए परसेंटेज जो है वो 40% है, और DF3 के लिए जो परसेंटेज है डेट इज 100%। क्लियर विद इट? ठीक है, तो ये परसेंटेज यहां पर इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द अनसिक्योर्ड कंपोनेंट, तो वहां पर यूनिफॉर्मली 100% प्रोविजन है। यानी कि जितना भी शॉर्टफॉल होगा उतने अमाउंट की तो आपको प्रोविजन जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड इवन लॉस एसेट के लिए भी जो प्रोविजनिंग है वो 100% की रहती है। लॉस एसेट जो कि डाउटफुल से अगली कैटेगरी है, उसके लिए भी प्रोविजनिंग जो है वो 100% की ही है। वहां पर भी 100% का प्रोविजन जो रहेगा वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? अब लॉस एसेट की कैटेगरी में होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपका अकाउंट डाउटफुल में पड़ा रहा। अब अगर आपका ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर या बैंक का जो ऑडिटर है वो कहता है कि नहीं भाई इसको राइट ऑफ नहीं करना, हम इसको बुक्स में मेंटेन करके रखना चाहते हैं इस लोन अकाउंट को, तो उसको लॉस एसेट में डाल के रख दोगे, राइट? तो अगर लॉस एसेट में कोई एसेट पड़ा है जो आप जिसको एज सच लॉस मान चुके हो, आइडेंटिफाई कर चुके हो, वहां पर 100% का प्रोविजन आपको मेंटेन करना पड़ता है। चलिए, अब प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, अभी जल्दी से रिवाइज हो जाएंगी। तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से अगर रिलेटेड है और SME से रिलेटेड है तो 0.25% का आपको मेंटेन करना पड़ेगा प्रोविजनिंग, राइट? और यहीं पर अगर प्रोविजनिंग आपकी बाकी कोई और एडवांस है विच इज नॉट अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी, तो आपको 0.4% का प्रोविजनिंग मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू द कमर्शियल रियल एस्टेट, CRE से रिलेटेड है तो 1% का प्रोविजनिंग। और अगर इट इज रिलेटेड टू द टीजर रेट हाउसिंग लोन, यानी कि शुरू में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है एंड बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर 2% का प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू CRE RH तो 0.75% का प्रोविजन आपको मेंटेन करना पड़ता है, राइट? यही चीजें कवर की थी हमने। एंड फिर बात आती है रिलेटेड टू द सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड के केस में सिंपल सा फंडा बताया था आपको, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का। यानी कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इफ इट इज लेस देन if it is greater than 10%, then we say it to be secured exposure. If value of security is less than or equal to 10%, we say it to be unsecured exposure. तो उसको हम unsecured exposure कहते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो 10% से ज्यादा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 10%, 10% से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10% है, देन जो प्रोविजन मेंटेन करनी है डेट इज टू बी 15%। पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग के ऊपर आप 15% का प्रोविजन जो है फिर वो मेंटेन करेंगे। एंड इफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन और इक्वल टू 10%, वी से इट टू बी अनसिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड के केस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो 20%, इफ इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और अनसिक्योर्ड है, ठीक है, तो 20%। लेकिन अदरवाइज है तो 25% की सब्सिडी जो है वो आपको मेंटेन, सब्सिडी नहीं सॉरी, प्रोविजन जो है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सब स्टैंडर्ड में रहा कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए आपका अकाउंट रहा सब स्टैंडर्ड में। फिर बात आती है डाउटफुल के बारे में। अब डाउटफुल के केस में वी आर हैविंग द कैटेगरीज डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल में रहता है 12 महीने के लिए, डाउटफुल 2 में रहता है 24 महीने के लिए, और ग्रेटर देन 36 मंथ्स रहेगा डाउटफुल 3 कैटेगरी में। और यहां पर देखो हम देखते हैं RVS, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, या फिर शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी, या फिर
शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी जो है उसे हम कंसीडर करते हैं, राइट। जैसे DF1 के केस में जो परसेंटेज है डेट इज, जो आपका RBS के लिए है डेट इज 25%, और जो शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी उसके लिए 100%। DF2 में जो RVS है, रिलायबल विलेज सिक्योरिटी, उसके लिए 40%, एंड शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी के लिए 100%। और DF3 के लिए यूनिफॉर्मली, चाहे आपके पास RVS हो ना हो, 100% का प्रोविजन आप मेंटेन करते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? That will be all about today वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.